Hello everyone, welcome back to our channel EduGlance, Education at a Glance. So here I welcome you all to the part 3 of the video of class 10th chapter Electricity. इससे पहले part 2 और part 1 already uploaded है मेरे चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप ज़रूर से उस वीडियो को देख लें तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी. एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें. ऑल्सो हिट दी बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो. सो येस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि मैं इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो बिफोर वॉचिंग पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर आप ज़रूर से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लें. सो द लिंक ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डू चेक इट out and watch the videos. So let's get started with the part 3 of chapter Electricity class 10th. सो एज दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो इसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. अब रेजिस्टर्स बहुत देर से मैं दोनों वीडियो में मैंने पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ किया है नाम. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन आखिर में होता क्या है. रेजिस्टर्स इन सीरीज़, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज़, जो भी अरेंजमेंट सीरीज़ जो भी अरेंजमेंट होता है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. देन रेजिस्टर्स इन पैरेलल, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट. देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था. सो उसका क्या इफेक्ट होता है एंड डिसएडवांटेजेस उसके क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. So starting with our first topic, that is resistance of a system of resistors. कोई अगर हम लोग अरेंजमेंट बनाते हैं रेजिस्टर्स का तो उस पूरे का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे. द फर्स्ट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज़. जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं. पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है दैट इज़ द करंट थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम. जितनी भी चीज़ें सीरीज़ में अगर कनेक्टेड हैं तो उन चीज़ों से करंट सेम होगा. अगर 3 रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं देन करंट इन रेजिस्टर 1 इज इक्वल टू करंट इन रेजिस्टर 2 इज इक्वल टू करंट इन रेजिस्टर 3. यानी तीनों ही रेजिस्टर्स में इक्वल करंट जाएगा, पास होगा. नाउ the potential difference becomes sum of the individual potential differences across each resistor. तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अक्रॉस अ रेजिस्टर, V इज इक्वल टू आई आर. जो वहाँ पे I क्या था, जो भी करंट उस रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है और R था उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू. सो अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का कितना होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा. फॉर एग्जांपल अगर R1 के अक्रॉस I करंट तीनों में इक्वल फ्लो हो रहा है तो R1 के अक्रॉस अगर V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 के अक्रॉस V2 है और R3 के अक्रॉस V3, तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 तो वो आएगा पूरे सर्किट के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस. आपके सामने ये जो सर्किट शो हो रहा है इसमें देखिए R1 के अक्रॉस में V1 है, R2 के अक्रॉस में V2 है और R3 के अक्रॉस में V3 है. एमीटर करेगा करंट को मेज़र. I करंट है जो कि तीनों में ही इक्वल है. R1 में भी I करंट ही है, R2 में भी I करंट है, R3 में भी I करंट है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस हुआ वो हुआ IR1, IR2 R2 के अक्रॉस हुआ और IR3 हुआ R3 के अक्रॉस. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है
वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कितना हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। और जो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पूरे ही सर्किट में, तो वो भी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जितने भी रेजिस्टर्स सीरीज़ में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उन सब का रेजिस्टेंसेस का सम ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप ये तीनों रेजिस्टर्स को हटा के आप एक ऐसा रेजिस्टर प्लेस कर सकते हैं इन तीनों की जगह पे, एक अकेला रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 उस पूरे रेजिस्टर की वैल्यू हो, और आप उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कंसेप्ट, आप नीचे भी पढ़ लीजिए। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर। Two different electrical appliances having different current requirements cannot be connected in series as the current is constant in a series circuit। तो हमने क्या पढ़ा कि सीरीज सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स हैं सब में जाता है इक्वल करंट। तो अगर हमें दो ऐसे डिफरेंट अप्लायंसेस चाहिए जिसमें हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो हम ये अरेंजमेंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ये अरेंजमेंट यूज़ किया तो चारों में मतलब आपने जितने भी अप्लायंसेस कनेक्ट किए हैं उन सब में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, मतलब जाएगा। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि तीनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जाए, तो हम उस केस में सीरीज़ अरेंजमेंट यूज़ नहीं कर सकते। If one of the component fails in the series circuit, the circuit gets broken and none of the other components gets current। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे तीनों ही रेजिस्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर कोई भी एक रेजिस्टर मानिए बीच में से टूट जाता है या फिर वर्किंग ख़त्म हो जाती है किसी भी अप्लाइंसेस की, अब आप यहाँ पे रेजिस्टर्स की जगह अप्लाइंसेस सोचिए, तो सर्किट देखिए ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट अगर ब्रेक हो गया तब फिर आगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो बाकी तो मानिए अगर 3 बल्ब कनेक्टेड हैं, तो अगर पहला बल्ब का फिलामेंट पिघल गया, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टंगस्टन का फिलामेंट अगर पिघल गया तो बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसमें से करंट आगे पास नहीं होगा, और जिसकी वजह से फिर सर्किट टूट गया तो आगे के 2 बल्बों में भी करंट नहीं जाएगा, ज़ीरो करंट जाएगा, और फिर वो 2 बल्ब भी नहीं जलेंगे। सो यही लिखा है सेकंड पॉइंट में कि इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स इन अ सीरीज सर्किट द सर्किट गेट्स ब्रोकन एंड नन ऑफ द अदर कंपोनेंट्स गेट द करंट। तो अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाता है सीरीज सर्किट में, जैसे कि अगर बल्ब कोई एक फ्यूज़ हो गया तो आगे वालों को करंट नहीं मिलेगा, ड्यू टू विच उनकी भी वर्किंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें करंट नहीं पहुंचेगा। वर्किंग ख़त्म हो जाएगी इन द सेंस जब उसमें करंट ही नहीं पहुंचेगा तो वो वर्क ही नहीं करेंगे। Now moving on to the next arrangement, that is resistors in parallel। अब parallel arrangement क्या होता है, when 2 or more resistors are connected in parallel, जब 2 या फिर उससे अधिक resistors को हम लोग parallel में connect करते हैं, the current through the circuit is the sum of the currents through each branch of circuit। तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस बनती हैं जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 2 या उससे अधिक रेजिस्टर्स को, तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस बनती हैं और हर एक ब्रांच में इक्वल करंट नहीं जाता है, लेकिन जो टोटल करंट सर्किट के अंदर में होता है वो इन ब्रांचेस में से मतलब इन ब्रांचेस में जितना जितना करंट जा रहा है अगर हर एक का सम कर दें तो टोटल करंट निकल आता है कि सर्किट में कितना करंट गया। ठीक, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट रिमेन्स द सेम। लेकिन जो 2 पॉइंट है सर्किट के बीच में जिनके बीच में कि ये पैरेलल कनेक्शन किया गया है वो सेम होते हैं हर एक ब्रांच में। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सर्किट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट को ले लें ए, बैटरी वाले साइड की पॉइंट को ले लें ए और दूसरी साइड की पॉइंट को ले लें बी, जिस साइड से एमीटर कनेक्टेड है, तो देखिए ए 3 ब्रांचेस बनी हैं। ए और बी के बीच में 3 ब्रांचेस बनी है जिसमें कि 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। R1 में जा रहा है करंट I1, R2 में जा रहा है करंट I2 और R3 में जा रहा है करंट
I3। अगर हम I1 और I2 और I3 का सम कर दें तो जो पूरे सर्किट में टोटल करंट कॉन्स्टिट्यूटेड है वो आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तीनों के तीनों रेजिस्टर दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं, इसी को कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज़ में क्या होता था, एक के बाद एक कनेक्टेड रहते थे, लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स के ही बीच में तीनों रेजिस्टर्स या फिर जितने भी रेजिस्टर्स हैं कनेक्टेड। तो आप देखिए वोल्ट मीटर भी हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो देखिए उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड है, जबकि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। तो देखिए ये उन दो पॉइंट्स के बीच में नहीं है, ये जो पूरा वोल्ट मीटर और रेजिस्टर वाला सिस्टम है उसके बाद में एक के बाद एक कनेक्टेड है, जैसे कि पिछले वाले में रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे एक दूसरे से। अब चलते हैं इसमें सेकंड बॉक्स की तरफ। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल करंट गेट्स एडेड। हाँ, तो यहाँ पे इक्वल करंट तो है नहीं। अब मानिए पानी जा रहा है, पानी एक पाइप से जा रहा था और अब वो पाइप तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो पानी तीन अलग अलग हिस्सों में जाएगा, लेकिन जो टोटल पानी गया वो तीनों हिस्सों के पानी को मिला के जो सम है वही टोटल पानी होगा। तो वैसे ही यहाँ पे करंट, आप समझिए करंट चार्जेस का फ्लो ही तो है, और क्या है, तो करंट चार्जेस का फ्लो है। तो जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहे हैं पूरे सर्किट में वो सम किसके होंगे, ये जो तीन ब्रांचेस में करंट जा रहे हैं, अगर इन तीनों का हम लोग सम कर दें तो वो टोटल करंट हो जाएगा। नेक्स्ट बॉक्स 3 में जाते हैं। इफ़ ओनली वन रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन द अबव such that the current is I, so I is equal to V by R। तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग R मान लेते हैं, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। तो I is equal to V by R, और I क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो फाइनली आपको मिला क्या, तीनों बॉक्सेस को मिला के हमें मिलता है टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि तीनों ब्रांचेस के रिस्पेक्टिव करंट्स थे, इज इक्वल टू V बाय R। R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसी को नीचे वाली इक्वेशन में देखें तो V बाय R का V बाय R, I1 को क्या लिख सकते हैं, V बाय R1 लिख सकते हैं, I2 को क्या लिख सकते हैं, V बाय R2 लिख सकते हैं, I3 को क्या लिख सकते हैं, V बाय R3 लिख सकते हैं। तो अगर दोनों साइड इक्वेशन में से V को कैंसिल कर दें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो निकल के आ जाता है 1 बाय R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसमें तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस या फिर जो भी आपके इक्विपमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनके अक्रॉस में करंट जो है वो इक्वल नहीं होता है, बट तीनों के अक्रॉस में वोल्टेज ज़रूर इक्वल होता है। और यहाँ पे टोटल करंट इन द सर्किट क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। और वहीं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन में याद करें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था उसका फॉर्मूला होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें तीनों के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल नहीं होता था, इसमें तीनों के अक्रॉस करंट इक्वल होता था, I तीनों में ही जाता था, और जो वोल्टेज टोटल वोल्टेज होता था सर्किट का वो होता था V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं V3 तक ले रही हूँ, चाहे जितने भी अप्लाइंसेस कनेक्टेड हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो अब यहाँ पे पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। Now let's move on to advantages of parallel arrangement of resistors। कि resistors के parallel arrangement के advantages क्या हैं। So पहला advantage, parallel arrangement divides current in different branches and hence each component receives the required amount of current। तो क्या है इसका एडवांटेज, सबसे पहला यही है कि पैरेलल अरेंजमेंट में जो करंट होता है वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, तो जिस भी अप्लायंस को जितना करंट चाहिए उसको वो मिल पाता है। यही डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था सीरीज़ अरेंजमेंट में, कि सीरीज़ अरेंजमेंट में तीनों जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं सारे अप्लायंसेस को सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, जिसके कारण अगर किसी अप्लायंस को कम करंट की ज़रूरत है उसे भी ज़्यादा मिलता है, या फिर अगर किसी को ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसे कम ही रह जाता है। लेकिन
पैरेलल अरेंजमेंट का एडवांटेज ये है कि इसमें अलग अलग करंट सारी ब्रांचेस में जाता है, तो जिसे जितना करंट चाहिए उसे उतना करंट मिलता है। दूसरा एडवांटेज इसका है कि इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स इन द पैरेलल सर्किट द रेस्ट वर्क एज यूजुअल। अगर कोई एक ब्रांच में करंट जा रहा है पर कोई अगर एक बल्ब फ्यूज़ भी हो गया, मान लीजिए कोई एक अप्लायंस वर्क करना बंद भी कर दिया, तो बाकी ब्रांचेस में तो एज इट इज़ करंट जाता रहेगा, तो बाकी अप्लायंसेस वर्क करते रहेंगे। जबकि सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि अगर बीच में सर्किट ब्रेक हो गया किसी भी एक अप्लायंस के वर्किंग स्टॉप होने से, तो आगे वाली अप्लायंसेस में भी करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से कि वो पूरा सर्किट अफेक्ट हो जाता था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो सिंपल डेफिनेशन हम लोग हीट की क्या ले सकते हैं? द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विच कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर हीट प्रोवाइड किया हमने तो जो कोल्डर बॉडी है वो हॉट हो जाएगी, या फिर हीट ले ली हमने किसी बॉडी से तो वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी। ये हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है हीट का। सो व्हेन अ वोल्टेज सोर्स लाइक अ बैटरी जनरेट्स करंट फॉर अ सर्किट, most of the energy is used up in maintaining the current inside the circuit। जब कोई एक वोल्टेज सोर्स जैसे कि बैटरी हुआ, सेल या बैटरी जो कि सेल का कॉम्बिनेशन होता है, सो अगर वो किसी सर्किट में जनरेट करता है करंट, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है वो करंट उस सर्किट में जनरेट करने में यूज्ड होती है। However, a portion of the energy is dissipated in the form of heat। लेकिन कुछ स्मॉल पोर्शन उस एनर्जी का यूज़ किस लिए हो जाता है? हीट डिसिपेशन में। अब हीट डिसिपेशन क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। इन अ सर्किट कंटेनिंग ओनली बैटरी एंड रेजिस्टेंस द एंटायर एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। डिसिपेशन ऑफ हीट मीन्स कि अगर आप हीट कुछ जनरेट हो जाना, कुछ एनर्जी जो है वो किस चीज़ में यूज़ हो जाती है? हीट जनरेट करने में। अगर आप उस रेजिस्टर को फिर टच करके देखोगे तो आप देखोगे वो काफ़ी गर्म हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते होंगे अपना चार्जर आप मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि वो कुछ देर बाद चार्जर गर्म हो जाता है। सो वो भी एक तरीके का डिसिपेशन ऑफ हीट ही है। तो जब हम लोग किसी भी सर्किट में अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, फिर कोई भी पावर सोर्स कनेक्ट करते हैं, तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, तो वैसे तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी किस लिए यूज़ होता है? करंट फ्लो कराने के लिए सर्किट में, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ उस एनर्जी का कुछ पार्ट हीट कॉज भी कर देता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर उस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर है और एक बैटरी है, तो सारा का सारा जो यूज़ होती है एनर्जी वो हीट डिसिपेट करने में ही यूज़ होती है। नाउ हेयर यू आर सीइंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एग्जाम्पल है। आपने देखा है कि जब कोई बल्ब या फिर हीटर या फिर आयरन काफ़ी देर तक हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उसके बाद जब हम लोग उसे छूते हैं तो हमारा हाथ जल सकता है क्योंकि वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो वो भी एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एग्जाम्पल है। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी क्या होता था? किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क डन होता था अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसी को हम लोग कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हम लोग इसे पूरे को फॉर्मूले में पुट करते हैं तो वर्क की क्या हो गई? वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हो गया। और पावर क्या था? पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम था, तो वर्क की जगह पे हमने डाला वी इंटू क्यू, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया कि पावर इज इक्वल टू वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक, अब क्यू बाई टी क्या होता है? क्यू बाई टी सबसे पहली स्लाइड
करंट. सो Q by T करंट. तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट. तो और I इज इक्वल टू Q by T इधर लिखा हुआ है. तो एनर्जी सप्लाइड बाय पावर सोर्स टू अ सर्किट इन टाइम T इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू T. ठीक. और इज इक्वल टू VIT. अब फ्रॉम ओम्स लॉ I स्क्वायर RT. हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. कैसे आ गया ये I स्क्वायर RT? V की वैल्यू हमने रख दी, V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से. तो पावर क्या आ गई, I स्क्वायर R, और हीट क्या आ गई, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो और फ्रॉम ओम्स लॉ H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इसी का नाम हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूसेस इन अ सर्किट इज, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा. इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग, रेजिस्टेंस फॉर करंट एंड टाइम फॉर विच इट फ्लोज. तो ये क्या करता है, ये क्या दिखाता है कि जो हीट है किसी भी सर्किट में जो हीट जनरेट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं. एक तो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, दूसरा रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, और तीसरा टाइम के प्रोपोर्शनल. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट के डिसएडवांटेजेस क्या है. एक तो है लॉस ऑफ एनर्जी इन द अनवांटेड हीट. पहला यही डिसएडवांटेज हमने पढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो करंट जनरेट करने में यूज़ होती है, बट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है किस फॉर्म में, हीट जनरेशन के फॉर्म में. तो यही है कि हमारी जो एनर्जी थी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो वेस्ट हो जाती है अनवांटेड हीट जनरेशन में. सेकंड, वियर एंड टीयर ऑफ कंपोनेंट्स. अब जब हीट जनरेट होगी तो वियर एंड टीयर भी होगा. जैसे कि टंगस्टन की हमने बात की, कोई भी मेटल है तो अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वो पिघल सकता है, तो सर्किट ब्रेक हो सकता है. ऐसी भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं. सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन क्या है, अप्लायंसेस बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आर इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन एट्सेट्रा. सो ये सारे जितने भी अप्लायंसेस आप बहुत ही फैमिलियर हैं अपनी डेली लाइफ में, और आपको पता है कि इनका इसमें हीट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. अगर आयरन हीट नहीं होगी, हीटअप नहीं होगी, तो फिर वो कपड़ों को आयरन कैसे करेगी. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Heating effect produces light in a bulb. Tungsten wire inside a bulb becomes hot and emits light when current passes through it. Since it has a high melting point of 3380 degrees Celsius, it does not break. Also, due to presence of gases like chemically inactive nitrogen and argon inside the bulb, the filament remains thermally isolated and its life increases. सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई बल्ब की वर्किंग कैसे होती है. सो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है लाइट इन अ बल्ब. कैसे, तो ये जो टंगस्टन वायर लगा रहता है बल्ब में, जब इसके थ्रू करंट पास होता है तो हीट इतना ज़्यादा ये हो जाता है कि ये हॉट होके लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, और उसी लाइट से बल्ब, हम लोग जब वही लाइट देखते हैं तो वही लाइट बल्ब, हम लोग कहते हैं बल्ब जल रहा है. नॉट टॉकिंग अबाउट ये क्यों हम लोग टंगस्टन वायर यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए ये जल्दी टूटता नहीं है. और साथ ही साथ जो गैसेस होती हैं, केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन और आर्गन भी बल्ब के इनसाइड में भरी जाती हैं, ताकि वो जो फिलामेंट है वो थर्मली आइसोलेटेड हो और उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाए. पर बहुत ज़्यादा जब ओवरलोड हो जाता है किसी भी चीज़ पे, चाहे वो बल्ब हो चाहे वो टंगस्टन वायर हो, तो वो टूट सकता है वायर, और जब वो टूट जाता है टंगस्टन वायर, तभी ये सर्किट ब्रेक हो जाता है और फिर हम लोग कहते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया. Joule's heating is also used in fuses, where a thin wire protects the household appliances from power surge. Fuse wires are made of thin aluminum, copper, etc. with an appropriate melting point. These wires melt and break the circuit due to heating effect ड्यूरिंग एक्सेसिव करंट. तो जूल हीटिंग हमारे घर के फ्यूज़ेस में भी यूज़ की जाती है, जिसमें कि थिन वायर्स यूज़ किए जाते हैं एल्युमिनियम या फिर कॉपर के, और वो इसलिए ताकि अगर कभी ओवरलोड हो जाए करंट का तो ये खुद ही मेल्ट होके एक
सूटेबल मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है इन वायर्स का, ताकि अगर ओवरलोड हो जाए, एक लिमिट से ज़्यादा अगर करंट हो जाए तो कोई भी दुर्घटना ना हो, उसकी जगह वो वायर्स खुद मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर दें, तो करंट आगे जाएगा नहीं, तो आपके सारे अप्लाइंसेस या फिर घर में सारे कनेक्शन सुरक्षित रहेंगे। बाकी इलेक्ट्रिक पावर, rate at which electric energy is dissipated or consumed in a circuit is called electric power। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है या फिर कंज्यूम हो रही है किसी सर्किट में, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इज इक्वल टू, इसी को आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, V की जगह आप रख सकते हैं I इंटू आर। ओम्स लॉ से आपको पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो वो बन जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और वहीं अगर आप I की जगह पे रख दें V बाय आर, ओम्स लॉ से ही फर्स्ट फॉर्मूला में, तो वो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बाय आर। तो एसआई यूनिट पावर की क्या होती है, वॉट। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती थी, जूल। तो जूल डिवाइडेड बाय टाइम, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट। Now 1 watt power is consumed when 1 ampere of current flows through a device at a potential difference of 1 volt। फॉर्मूला पढ़ लिया है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो बहुत ही आसानी से हम लोग कह सकते हैं, हर एक की एसआई यूनिट रख दो और हर एक जगह 111 रख दो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 वॉट की पावर कंज्यूम होती है जब 1 एम्पियर का करंट किसी डिवाइस से फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, 1 वोल्ट की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। सो इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स और वॉट आवर और मोस्ट कॉमनली एज किलो वॉट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अमाउंट ऑफ वर्क है या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड है जो कि किसी अमाउंट ऑफ टाइम में हो रहा है। अब कहते हैं कि तो ये किस में हम लोग मेज़र करते हैं, इसे हम लोग मेज़र करते हैं जूल में या फिर वॉट आवर में या फिर किलो वॉट आवर में। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन यूनिट है किलो वॉट आवर। कैसे हम लोग कैसे देखेंगे, वॉट किसकी यूनिट होती थी, पावर की, और एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट एसआई यूनिट सेकंड होती है, पर जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो है किलो वॉट आवर। तो इसका आप लोग कन्वर्जन भी याद रखेंगे कि इसका कन्वर्जन है 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो हमें पता भी होती है कि हम लोग के घर पे भी हमारे मम्मा पापा कहते हैं कि बेटा एलईडी वाला बल्ब जलाओ। अब ज़्यादातर हमें ट्यूबलाइट, सीएफएल्स, ये काफ़ी कम, जो येलो वाले बल्ब्स होते थे वो भी काफ़ी कम दिखते हैं, सीएफएल्स और एलईडी बल्ब ज़्यादा दिखते हैं। सो ऐसा क्यों, क्योंकि जो पावर कंजम्पशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है बल्ब में। ये जो येलो वाला बल्ब आपके घरों पे होता था पहले, बहुत पहले हुआ करता था, सो उसमें सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। फिर सीएफएल में काफ़ी कम पावर कंजम्पशन होता है, आप बार ग्राफ में देख पा रहे हैं। एंड एलईडी बल्ब में तो सबसे कम पावर कंजम्पशन होता है, एंड जिसमें पावर कम कंज्यूम होके हमें अच्छा आउटपुट मिले तो उसे ही हम लोग प्रेफर करेंगे। ओके, सो आप देख रहे हैं जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है यानी येलो वाला बल्ब, तो उसमें 60 वॉट्स के अप्रॉक्स में पावर कंजम्पशन है, जबकि सीएफएल का पावर कंजम्पशन 10 to 20 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 15 वॉट्स का, एंड एलईडी का पावर कंजम्पशन और भी कम है, 0 से 10 वॉट्स के बीच में। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th। ये पार्ट 3 था वीडियो का। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ से जाके ज़रूर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, सो दैट आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो ने हेल्प किया हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो देन उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाय बाय।